हेलो एवरीवन। आज 21 मार्च 2025 को क्लास 10 साइंस का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो सफलतापूर्वक कंडक्ट करा लिया गया है। आइए आज अपन पहले तो बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूँ, पेपर ना तो ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, एक मॉडरेट लेवल का, एक मध्यम तरीका का पेपर था। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर था उन बच्चों के बल्ले बल्ले हैं। बाकी जो बच्चे रट के गए हैं, चीज़ों को समझा नहीं हैं, उनके कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी भाई। बाकी पेपर ना मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ ज़्यादा इजी था नहीं। तो आज अपन इसके आंसर की बात कर लेते हैं, तो आप लोग भी आपके आंसर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पेपर को ओपन करते हैं भाई। देखिए, माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 विज्ञान यानी साइंस, समय 13.25 घंटा, पूर्णांक इसका 80 था। ये आपका आज का पेपर है। तो अपन 1 बाय 1 एक एक सेक्शन की बात करते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ विजिबल होगा। एक मिनट में कैमरे में चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें, एक मिनट रुकेगा भाई। हाँ, अपन सबसे पहले सेक्शन ए खंड ए की बात करते हैं। देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि एंड अग्नाशय। तो इसमें आएगा थायराइड ग्रंथि। यदि आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो मैंने ये जो लेसन नंबर 6 था, नियंत्रण एवं समन्वय, उसके अंदर सभी ग्रंथियों के नाम, उनके कार्य और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन, इसके बारे में एक टेबल बनवाई थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन या बोले तो रीजनरेशन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्लेनेरिया, लेशमानिया, प्लेज्मोडियम एंड कैचुआ। तो इसका आंसर आएगा प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, इस तरीके से आपको हमने इसका डायग्राम भी बताया था भाई, नोट्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरे क्वेश्चन है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी जो वृक्क है, जो किडनी है, वो कौन से सिस्टम से संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते हो, ये एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन से संबंधित होता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। तो आप लोग जानते हो, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये तो इंसानों से संबंधित है, और जो साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन है ना, एब्सिसिकम, ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन हैं। नेक्स्ट है, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्ररूप अनुपात होगा। तो आप लोग जानते हो, F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप होता है, जीन प्ररूप का मतलब है जीनोटाइप, वो होता है 1:2:1, और इसका जो फिनोटाइप होता है वो होता है 3:1। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने एकल संकर संकरण का जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों करवा रखे आपको। तो F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या आएगा? 1:2:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराते हैं? यानी कौन है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करेगा और फिर आगे उसे विषम पोषियों को ट्रांसफर करेगा? तो आप लोग जानते हो, उत्पादक होते हैं वो स्वयंपोषी हैं। सौर ऊर्जा के द्वारा अपन भोजन खुद बनाएंगे। उत्पादक के बाद में जितने भी स्टेप्स आती है, यानी उपभोक्ता की जितनी भी स्टेप्स आती हैं, वो सारे के सारे विषमपोषी हैं। तो ऊर्जा को ग्रहण कौन करेगा? उत्पादक, यानी पेड़ पौधे। ऑलराइट, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R एवं फोकस दूरी स्मॉल f में क्या संबंध है? तो आप लोग जानते हो, R बराबर होता है, या F बराबर, पहले इसे देख लीजिए, F बराबर R/2।
F बराबर R/2। तो ऐसा कहीं आपको दिख रहा है कि भाई ऐसा कहीं भी नहीं है, तो सेकंड सूत्र क्या बनता है इसका, R बराबर 2F। ठीक है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की डबल होती है, तो आ जाएगा R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के बाद इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। बिल्कुल होता है कि आपने किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा, है ना, विबग्योर 7 रंगों में डिवाइड होता है भी, है ना, विबग्योर पढ़ोगा आपने, इस सीक्वेंस में टूटता है विबग्योर। तो आगे बोल रहा है कि प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, यानी सबसे कम विचलित कौन होता है, आप लोग जानते हो रेड कलर सबसे कम विचलित होता है, और सबसे कम विचलित होने के कारण ही ये रेड कलर जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, तो सबसे कम विचलित कौन सा होगा, लाल रंग। आगे देखो, दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं भाई, देखिए ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हैं और ये समांतर क्रम में है। तो पहले अपन इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा R बराबर, यदि मैं इसको R1 मान लूँ इसको R2 मान लूँ, दोनों को टोटल करेंगे 2 और 2 4, यानी इसका तो आ गया टोटल 4 और ये 4 है ही। अब ये 4 और ये 4 दोनों कौन से में है, समांतर में है, तो सूत्र लग जाएगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। जो मान रखेंगे तो 1/R, एक का मान 4 है दूसरे का मान भी 4 है, एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 यानी 2/4, तो 1/2 ये 1/R का मान है, हमें R का मान चाहिए, इसका उल्टा कर दिया उसका भी उल्टा हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, तो 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो सबसे अच्छा चालक लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। तो सबसे अच्छा तो चांदी है, लेकिन यदि चांदी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर तांबा ऑप्शन में होता, तांबा राइट आंसर होता, लेकिन चांदी है तो चांदी हो जाएगा। दक्षिण अस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है अंगूठा संकेत करता है, तो अंगूठा करता है बल की दिशा। ये आप लोग जानते हो, जैसे मैं इस एंड की बात करता हूँ तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है, ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, और ये बल के डायरेक्शन को बताता है। तो अंगूठा के बारे में पूछा तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। आगे देखिए, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा है। तो आप लोग जानते हो कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में बिल्कुल ऐसे कैसे प्रिंटेड है, और अर्धवार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था भी। ठीक है, अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए, इसका राइट आंसर होगा। कौन सा नंबर का था क्वेश्चन ये, 12। आगे देखिए, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है, यानी जिंक होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4। तो आप लोग जानते हो एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। एक उदासीन विलयन का pH का मान 7 होता है, बच्चा जानता है। आगे देखिए ये वाले क्वेश्चन आपके जो लेसन नंबर 1 है उसके जो पीछे के क्वेश्चन हैं वहाँ से पहला ही क्वेश्चन उठाया गया है भाई, ये है ना, पहला ही क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या देखिए, PbO + C Pb + CO2। तो इसमें PbO तो चेंज हो रहा है Pb में, यानी ऑक्सीजन की कमी, तो इसका तो हो रहा है अपचयन, और कार्बन चेंज हो रहा है CO2 में, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो इसका हो रहा है उपचयन। ऑप्शन देखिए, सीसा उपचयित हो रहा है, सीसा थोड़ी हो रहा है भाई, लेड ऑक्साइड हो रहा है, सीसा में हो रहा है, सीसा नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन जो पहले स्टेटमेंट है गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन हो रहा है उपचयित, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कार्बन उपचयित। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो तीसरा चौथा तो स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा गलत है। अब आगे क्या बोल रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है, तो तीसरा और चौथा सत्य है, पहले दूसरा गलत है, केवल एक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीसरा और चौथा दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द, कि तीसरा और चौथा एकदम सत्य कथन है। यदि असत्य पूछता तो पहला और दूसरा सत्य हो जाता, लेकिन सत्य पूछा गया तो
तो ऑप्शन नंबर द आ जाएगा। वन मिनट रुकना भाई। हाँ, नेक्स्ट देखिए, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? 15 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन देखना, फास्फोरस परमाणु के m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हम 288 से, ठीक है, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 15 ही होंगे। तो K, ये L, ये M, K में 2, L में 8, 10 हो गए, बचे 5, 5 इसमें जाएंगे। तो M कोश में फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त का मतलब है कि इसमें कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो जरा इसको ऑप्शन को देखना, इसमें 2 कार्बन है, ये लो, और 6 हाइड्रोजन है, 3 ये रे, 3 ये रे, कि कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा C2H6, ठीक है, एथेन वाला। बाकी सभी में ना कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा आपको, यानी ये तो एल्काइन है, ये एल्कीन है, और ये बेंजीन है चक्रीय हाइड्रोकार्बन में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मैथेन यानी CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंध की संख्या। तो आप लोग जानते हो मैथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जी। तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? 4, 1 2 3 4। तो सहसंयोजक बंध कितने हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं रिक्त स्थान। पहले हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित करती है। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खालिस्तान वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना। हालांकि जरूर क्या, सारे देखने के लिए बोला था, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके देखो रिपीट भी हो रहे हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है भाई, आपको पता है। शाकान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल आहार जाल या कहाद जाल कहलाता है। आहार जाल भी कह सकते हैं, या हम इसको खाद्य जाल भी कह सकते हैं। आगे है सामान्यतः विद्युत, पहले थोड़ा सा इसको अप कर लेता हूं मैं। सामान्यतया विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि। देखिए वैसे कोई खालिस्तान वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बना दिया है तो कारण देना था आपको। तो सिंपल सी बात है कि वैसे देखो विद्युत तार चांदी की ज़्यादा बेटर रहेंगी, लेकिन चांदी की बजाय तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला कारण तो क्या हो जाएगा, चांदी थोड़ी सी महंगी होती है तांबे की बजाय। तो पहला कारण तो ये हो जाएगा, हालांकि सुचालक चांदी भी है, सुचालक तांबा भी है, तो तांबा विद्युत का सुचालक होता है, ये तो होता ही है। इसके अलावा ये अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अपेक्षाकृत मीन्स चांदी के बजाय, और ये जनरली अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। 2-3 कारण हो सकते हैं, विद्युत का सुचालक होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है, और इजीली ये अवेलेबल है, ठीक है। विद्युत धारा में वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से, जब फेरों की संख्या में वृद्धि होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। आगे देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसका नाम लिखना था आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोने और लोहे में से अधिक तन्य कौन है? सोना है, आप लोग जानते हो ना, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ऐसा आपने नोट भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति लघुत्रात्मक। श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग पता है, देखिए मैं आपको नोट्स में दिखाना चाहता हूँ, ये सारे आंसर मैं आपको ना नोट्स में दिखाता हूँ, अभी रुकना 2 मिनट। श्वसन की डेफिनेशन, मैं आपको सारे आंसर ना नोट्स में दिखाना चाहूँगा अभी। देखिए प्लेनेरियम पुनरुद्भवन आपको बताया था मैंने, क्या क्या आपको लिखना था, किस लैंग्वेज में आपको लिखना था, वो देखिए। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। हाँ ठीक दिख रहे भाई। तो देखिए श्वसन की डेफिनेशन आपको कुछ ऐसा लिखना था कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 व जल बनते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है
इस क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 उत्सर्जित की जाती है। सिर्फ आपको इतना लिखना था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। देखो सेम लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया था, इसमें अनुमस्तिष्क आपका राइट आंसर होगा। मैं एक बार नोट्स में दिखाना चाहूँ आपको, इसमें ना अनुमस्तिष्क आंसर आएगा भाई। सेम लैंग्वेज में मैंने आपको, किधर गया, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं किधर लिखा है। हाँ ये देखिए, ये जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसका भाग है अनुमस्तिष्क। 3 भाग होते हैं जनरली, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अनुमस्तिष्क में साफ साफ लिखवा रखा है, देखो यह भाग शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि पर नियंत्रण रखकर शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। एज इट इज लाइन मैंने लिखी थी नोट्स के अंदर और इसी लाइन से एज इट इज क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसमें आएगा अनुमस्तिष्क। आगे यदि अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण। तो आप लोग जानते हो सरसों होता है, गुड़हल होता है, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विप्रियासी लक्षण क्या था। आपको पता है 7 जोड़े लक्षण होते हैं, जिसमें से यदि मैं पुष्प का रंग पूछा गया है तो सफेद का विप्रियासी कौन सा था, बैंगनी रंग। ठीक है, बैंगनी रंग जो कैसा था, अप्रभावी था और सफेद प्रभावी था। किसी वाहन के पश्य दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, उत्तल दर्पण इसके लिए यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यानी इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे देखिए, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं, वोल्टमीटर से करते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। इसमें परिनालिका वाला डायग्राम आपको बनाना था भाई, तो एक बार मैं डायग्राम के दर्शन करा देता हूं आपको, कैसा डायग्राम बनाना था इसमें। किधर गया भाई, एक मिनट रुकना। हाँ देखिए, ये वाला डायग्राम आपको बनाना था भाई, परिनालिका वाला। ठीक है, ये कोइलिंग है, जैसे इसमें अपन परिपथ से जोड़ेंगे, करंट पास करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी, यानी एक प्रकार से ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा। ये वाला डायग्राम आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यदि मैं आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO + H2O X प्लस ऊष्मा, उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम। तो आप लोग जानते हो ये इसमें आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, और इसके अलावा ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। लेसन 1 का क्वेश्चन है, तो जब भी जो बिना भुजा हुआ चूना होता है इसको जल में डालेंगे तो भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जिसके अपन दीवार पर पुताई वगैरह करते हैं। नेक्स्ट देखना भाई, बीकर को चित्रित कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक गिलास टाइप का वो बनाना। अरे क्या हो गया, केवल आपको गिलास टाइप का ऐसा बनाना था। ये बन गया आपका बीकर, तैयार है। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो आप लोग जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है ना, उसका सूत्र आपको लिखना था। तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका, COOH। ऐसे लिखो चाहे आप लोग इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया। देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया, थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है। तो मैं पहले आपको नोट्स के दर्शन कराता हूं, वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था भाई। एक मिनट रुको, वहां पे एक क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने आपको, पहले मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या लिखवाया था, हाँ ये देखो,
एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्लों की तरह नहीं होते हैं, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो मैंने आपको ये बताया था, देखिए जो उदासीन जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है, जिसमें कोई आयंस नहीं होंगे ना, तो उसमें बल्ब नहीं जलेगा। आप लोग कितना परिपथ लगा दीजिए, कितना ही इलेक्ट्रिक करंट दे दीजिए, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही हम उस वाटर के अंदर कुछ मात्रा में एसिड ऐड करते हैं, अम्ल ऐड करते हैं, तो एक्चुअली में बल्ब जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अम्ल के अंदर H+ आयन होते हैं। उन H+ आयन के कारण, क्योंकि करंट के पास होने के लिए आयंस का होना जरूरी है, तो ये इस क्वेश्चन के बेस पे वो क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बना है कि अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया कि जो अम्ल होते हैं ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं और इनमें फ्री H+ आयंस पाए जाते हैं। ये गुण इसका साबित होता है। आगे देखो, खंड ब, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा नोट्स के अंदर, वहां पे कीड़े मकोड़े आएगा भी फटने के लिए। हाँ, देखिए भाई, हालांकि नोट्स जो मैंने जो प्रिपेयर किए हैं उनके अंदर मैंने ऐसा लिखा था, लेकिन बच्चों को मैंने एक टेबल बना के लिखा था, बताया था। देखिए जब भी डिफरेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हमेशा ना सारणी बना के सोल्व किया जाता है भाई। तो मैंने आपको प्रॉपर ये सारणी बनाई थी कि वायवीय श्वसन की बात करें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों में संपन्न होता है और अवायवीय श्वसन अनेकों सूक्ष्म जीवों में किण्वन के समय, सूक्ष्म जीवों एवं में किण्वन के समय यीस्ट में, कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमारी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इससे क्या बनेगा, इसमें होता क्या है कि वायवीय श्वसन में भोजन यानी जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में भोजन जो ग्लूकोज है उसका अपूर्ण अपघटन होता है, कंप्लीटली अपघटन नहीं होता है। ठीक है, अब बनेगा क्या, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 बनेगा, जल बनेगा और साथ में एनर्जी बनेगी। जो एनर्जी बनेगी वो काफी अधिक मात्रा में बनेगी, जबकि यहाँ पे कुछ अलग होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होगा, भोजन का जब अपूर्ण अपघटन होगा तो ईस्ट जो होता है उसके अंदर तो एथेनॉल CO2 का निर्माण होगा और हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, साथ में ऊर्जा बनेगी, लेकिन ऊर्जा जो होती है काफी कम मात्रा में बनती है। तो ये आपको डिफरेंट लिखने थे वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, पादपों में प्रकाश अनुवर्तन गतियों को समझाइए। तो ये भी मैं नोट्स की तरफ लेके चलता हूं आपको। नोट्स के अंदर अपने सब कुछ क्लियर किए भाई। देखिए प्रकाश अनुवर्तन कि पौधे का पर्णतंत्र या पौधे के भाग जैसे तना है, पत्ती है, का प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। डायग्राम भी बनवाया, देखो हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन डायग्राम में यहाँ पे प्रकाश अनुवर्तन है, गुरुत्व अनुवर्तन भाई। एक मिनट देखना किस में प्रकाश अनुवर्तन है, ठीक है, तो ये आपको लिखना था। प्रकाश अनुवर्तन गतियों को समझाइए। अब देखो ये भी, इसके भी दो टाइप हो जाएंगे प्रकाश अनुवर्तन के। यदि प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं तो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, और यदि प्रकाश के अपोजिट यानी नीचे की ओर गति कर रहा है तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। आगे आप लोग लिख सकते थे, वो नेक्स्ट पेज पे, वो इसको मैं लगा नहीं सका यहाँ पे स्लाइड पे, तो आप लोग समझ आना। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या है, पौधे की जो पर्णतंत्र है यानी जो तना है, पत्ती है, इनका प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं ये, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की ओर गति करना, धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन प्रकाश अनुवर्तन, और इसके विपरीत गति करना ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे देखिए, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य समझाइए। तो देखिए मैंने आपको ना प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग कुछ ऐसे करके लिखा है, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग, प्राथमिक या मुख्य जननांग, सहायक या द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग तो आपका वर्षण होता ही है, और सहायक जननांग में शुक्रवाहिनी है, शिशन है, मूत्र मार्ग है, मूत्रजनन छिद्र है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब इनमें से किसी भी दो के बारे में आपको लिखना था। जैसे सबसे पहले वर्षण, इसका अलग से भी क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में लिख सकते थे कि जो वर्षण होता है इसमें देखो क्या क्या होगा, इसमें शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन उत्पादन होता है,
वर्षण के कार्य आ गए। वर्षण के अलावा आप लोग शुक्र वाहिनी के कार्य लिख सकते थे। जो शुक्र वाहिनी क्या करती है कि जो वर्षण के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं उनको शुक्राशय तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग के बारे में लिख सकते थे, ठीक है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है मूत्र के लिए, जनन के लिए, ठीक है। बाकी है ना, बाकी भी और भी कार्य लिख रखे मैंने, प्रोस्टेट ग्रंथि का भी है, शुक्राशय के भी है, तो आप लोग लिख सकते थे भाई, किन्हीं भी 2 के पूछे गए थे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो आप लोग कुछ इस प्रकार भी बना सकते थे, जैसे मैं बुक की बात करूँ, इस प्रकार का डायग्राम आप लोग बना सकते थे चाहो तो, या आप लोग इसको ऐसे बना सकते थे। देखिए आप लोग इसको ऐसे बना सकते थे कि जो नर होता है, नर के अंदर XY होता है, मादा के अंदर XX होता है, ये जनक है, गैमेट बनेंगे XY गैमेट बनेंगे। चलो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ आपको, रुकना भाई। यदि मैं नर की बात करूँ तो टोटल जैसे देखिए, यदि मैं नर की बात करूँ और यहाँ पे मादा, तो नर के अंदर हो जाएगा 44 प्लस XY और मादा के अंदर हो जाएगा 44 प्लस XX। ये तो आपके हैं जनक। अब गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो आधा आधा कर दीजिए, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। यहाँ पर भी मादा के अंदर 22 प्लस X 22 प्लस X क्रॉस करवाएंगे, इसका इससे होगा तो बन जाएगा 44 प्लस XX, इसका इससे 44 प्लस XX, इसका इससे 44 प्लस XY और इसका इससे 44 प्लस XY, यानी ये दोनों 50% मादा 50% नर। इस प्रकार का फॉर्मेट भी आप लोग बना सकते थे, ठीक है, ये बनाओ, दोनों राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए अपवर्तनांक के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, नोट्स के अंदर यदि देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर पर इसके डेफिनेशन लिखी गई है कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि एक माध्यम प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में कितना गुना कम या कितना गुना अधिक है। प्रकाश के चालों का अनुपात है। सूत्र की बात कर रहा है ये, तो सूत्र के अंदर देखिए यदि हम चाहे तो इस प्रकार सूत्र बना सकते थे, अलग अलग माध्यम लिख करके, या हम लोग सीधा लिखना चाहिए ये लिख सकते थे कि यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, ये वाली चीज लेकर के, और यहाँ पे लिख सकते थे कि यदि वायु में प्रकाश चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल V है तो माध्यम का अपवर्तनांक NM होगा, यानी ये C/V, वायु में प्रकाश चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी और ये सूत्र हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्या होता है। तो आपको पता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नोट्स के अंदर यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं, नोट्स के अंदर साफ साफ लिखा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं। और यहाँ पे लिखा है देखो, स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देना, स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देना। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं, यानी ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे लिखा है स्वच्छ आकाश का नीला रंग। ठीक है, मैं कैमरे में चेकआउट करता हूँ, विजिबल है नहीं, बिल्कुल आराम से दिख रहा है भाई, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको पता है अतिभारण से बचने के लिए किया जाता है। ऐसा मैं आपको नोट्स में लिखा हुआ बताना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखो अतिभारण की कंडीशन मैंने साफ साफ लिखा है कि जब विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो इससे होने वाली घटना को अतिभारण कहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है। नीचे देखो क्या लिखा है, जिससे लघुपतन कहते हैं। अतः लघुपतन से होने वाली हानियों से बचने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अतिभारण लिखो चाहे ये लघुपतन लिखो, ठीक है। इससे बचने के लिए यानी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। नोट्स में साफ साफ लिखे भैया लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। कुछ नहीं करना था, आपको एक बेस बनाना था, बर्नर, एक खौतन नली जिसके अंदर आपको लेड नाइट्रेट को गर्म करके दिखाना था और उसमें से जो धुआं निकलता है व्हाइट कलर का, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, वो दिखाना था। यदि मैं डायग्राम इसका दिखाना चाहूँ आपको तो देखिए ये डायग्राम है, ये बेस बनाना था, ये बर्नर है, ये खौतन नली है जिसके अंदर लेड नाइट्रेट भरा है, गर्म करेंगे तो धुआं निकलेगा, सफेद रंग का धुआं निकलता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, आपको पता है भाई। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NaOH प्लस Zn, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बन रहा है और साथ में आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो कौन से निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, धातु की अभिक्रिया हो रही है क्षार से, तो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉपर है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग जानते हो कि जब कॉपर को हम आर्द्र युक्त वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे, CO2 युक्त वायुमंडल में, तो वहां पे होगा क्या, उसकी जो चमकदार सतह है ना, उस पर हरे रंग की परत छाने लग जाएगी। कुल मिला के कॉपर का संचारण हो जाएगा, और जो संचारण होगा, जो हरे रंग की परत आएगी, वो होती है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 की। ठीक है, वो कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ऐसा मैंने इसमें लिखा भी है, तो मैं आपको नोट्स में बताना चाहूंगा ये चीज। एक मिनट पे चेक करना पड़ेगा नोट्स में किधर गए वो चीज, ऐसा लिखा हुआ है। आने दो किधर गया? कहाँ गायब हो गए भाई? हो सकता है मैंने इसमें ऐड ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। चेक कर लेते एक बार ना, हालांकि मैं नोट्स के अंदर ये ऐड है, ये चीज लिखवाए थे मैंने। हाँ देखो ये रहा, संचारणी घटनाएं या संचारण के उदाहरण कि कॉपर का वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 के साथ क्रिया करने से कॉपर की सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। यानी जो हरे रंग की जो लेयर आती है ना तांबे के ऊपर, वह एक्चुअल में कॉपर कार्बोनेट की होती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। क्या लफड़ा है, देखो भाई खंड से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऋतुस्राव या रजोधर्म होने का कारण समझाइए, तो इसकी अवधि लिखिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब निषेचन नहीं होगा ना, एक्चुअल में होता क्या है कि पर मंथ लड़की का जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसके अंदर एक मोटी स्पंज लेयर छा जाती है गर्भाशय के अंदर। क्यों छाती है? ताकि जो एग बन रहा है, यदि उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो जो युग्मनज बनेगा वो आके वहां पे चिपक जाए। लेकिन यदि निषेचन नहीं होगा तो जो मोटी भित्ति बनी है गर्भाशय के अंदर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जब आवश्यकता नहीं होगी तो टूट कर बाहर आएगी। जो टूट कर बाहर आती है उसमें रक्त होता है, म्यूकस होता है ना, श्लेष्म वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो देखिए मैं आपको नोट्स में बताना चाहूँ, ये चीजें नोट्स के अंदर ऐड है सब कुछ। देखिए क्या होता है जब अंडे का निषेचन ही नहीं होगा। अंडे का निषेचन नहीं होता है तो क्या कंडीशन होगी? उसी कंडीशन में रजोधर्म की सिचुएशन होती है कि यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, जो एग सेल है। अंडा से प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। भाई जब अंडे का निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा, यानी जो निषेचित अंडा है उससे जो युग्मनज बन रहा है उसकी प्राप्ति के लिए वो गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है। उसमें क्या होगा कि गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल व स्पोंजन मोटी हो जाती है, गूदेदार हो जाती है, जो कि अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। भाई जब एग बना
तो गर्भाशय क्या पता निषेचन नहीं होगा। यदि निषेचन होगा तो जो युग्मनज बनेगा, निषेचित अंडे से जो युग्मनज बनेगा वो आके वहाँ पे चिपक जाए ताकि उसको पोषण मिलता रहे। लेकिन हुआ क्या, जब अंडे का निषेचन ही नहीं होगा, तो नीचे लिखा है परंतु निषेचन न होने की अवस्था में गर्भाशय की मांसल व स्पंजी अंतःवित्त की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे रजोदरम या ऋतुस्राव कहते हैं। और ऋतुस्राव चक्कर में लगभग 1 महीने का समय लगता है, यानी हर महीने रिपीट होता है ये। और इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। पूरा चक्कर जो होता है वो 1 मंथ का होता है। और जो ब्लीडिंग होती है, जो रक्तस्राव होता है, वो 2 से 8 दिन तक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखिए, अथवा में क्या दे रखा था, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारणों को समझाइए तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। यानी गर्भ निरोधक युक्तियां क्यों अपनाई जाती है, ये तो आपका क्वेश्चन है। तो कारण बताना था और किसी एक युक्ति के बारे में बताना था। तो कारण देखो आपको क्या लिखना था, मैं आपको बताना चाहूंगा। कारण में आपको ये लिखना था, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है, गर्भ निरोधन हेडिंग डाल के लिखवाया था। पहले इसकी डेफिनेशन कि गर्भ धारण को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। क्यों रोका जाता है, तो इसके ये कारण है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारण, उस कारण में आपको ये वाला पॉइंट लिखना था। क्या कि यौन यानी लैंगिक क्रिया के द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उपयोग स्वास्थ्य, इसका जो प्रभाव है इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण को रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं। तो गर्भधारण को अपनाने की युक्ति आवश्यकता क्यों पड़ी, एक कारण ये लिख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा जनसंख्या को रोकने के लिए, ठीक है, और भी कई कारण होते हैं, उन सब चीजों से आप लोग लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है कि किसी एक युक्ति का आपको बताना साधन के बारे में। तो देखिए यांत्रिक अवरोध है, रासायनिक तकनीक है, ठीक है। रासायनिक तकनीक के अलावा इसमें देखो कॉफरेटी का यूज कर सकते हैं। शल्यक्रिया तकनीक है, शल्यक्रिया में वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी है और ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी है। तो किसी भी एक तकनीक के बारे में आपको लिखना था भाई। आगे देखो, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। यानी जो ओजोन की लेयर बनती है उसके आपको बताना था। तो देखिए नोट्स के अंदर अपन कवर करते हैं इस चीज को। ये देखिए ओजोन का निर्माण, ये वाला पॉइंट आपको एज इट इज लिखना था कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर यानी समताप मंडल पर उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। और ये समीकरण हो गया, ठीक है। पहले ये लिखना था, फिर ये समीकरण लिखना था। अथवा भी शायद कुछ क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, हाँ भाई। तो देखिए ये तो कंप्लीट हो जाएगा कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने क्रिया, वो क्रिया लिखना था ऊपर जो लिखा था, और नीचे 2 इक्वेशन लिखी, 2 समीकरण लिखे हैं, वो आपको लिखना था। अथवा में क्या दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है और इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था। तो आप लोग जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल योजना वगैरह लागू की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नोट्स में क्या लिखा था। तो देखिए ओजोन क्षरण, तो ओजोन पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन आपको सीधा इसके बारे में लिखना था कि ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस है। आगे पूछा गया था इसके मतलब इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए नीचे 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में यह पारित हुआ कि 1998 तक इसके उपयोग में 50% तक की कमी लाई जाए। अतः धीरे धीरे सभी देश इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कदम उठाए गए थे। नोट्स के अंदर सारी चीजें इंक्लूड है भाई। अथवा वाले भी चुके हैं 16। देखिए ओम का नियम लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित करें, इसका ऐसे मात्रक लिखो, नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचे। तो ओम का नियम लिखना था, प्रतिरोध की डेफिनेशन, इसका ऐसा ही मात्रक और विभवांतर धारा यानी VI के बीच ग्राफ खींचना था। तो आप लोग जानते हो V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है, एक सीधी रेखा आती है VI ग्राफ। ओम का नियम आगे बात करते हैं। तो नोट्स के अंदर मैं आपको कवर कराता हूँ ये चीज।
देखिए ये आपको ओम का नियम लिखना था कि यदि किसी धातु के तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई है, ताप है, दाब है आदि नियत रहे तो धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धातु के तार में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर RI होता है और यहाँ पे R क्या होता है, एक नियतांक होता है जिससे विद्युत इसे तार का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये तो हो गया ओम का नियम। ओम के नियम के अलावा प्रतिरोध की परिभाषा पूछी गई थी, तो देखिए प्रतिरोध की परिभाषा ये रही कि किसी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, यानी आवेश जो बहते हैं, करंट जो बहता है उसका विरोध करता है, वो प्रतिरोध होता है। इसका ऐसे मात्रक, तो इसका ऐसे मात्रक होता है ओम। देखो लिखा है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर ओम के बराबर होता है। और वी ग्राफ आपको बनाना ही था। इसके अलावा अथवा में क्या पूछा गया था कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। तो देखिए 3 क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो क्या करना था आपको, पहले तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिखना था, जो क्या लिखना था आपको, ये लिखना था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कि जब किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे उसका ताप बढ़ने लगता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जनरल डेफिनेशन थोड़ा सा और टिपिकल देखें कि तो क्या हो जाएगी, जब विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अर्थात विद्युत स्रोत से केवल प्रतिरोधकों का समूह ही संयोजित किया जाता है, यानी काफी सारे प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में नष्ट होती रहती है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये तो परिभाषा पूछी है। परिभाषा के अलावा पूछा गया था कि कोई प्रतिरोधक है उस ऊष्मा किन चीजों पर निर्भर करती है। तो देखिए किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वृत्त के समानुपाती होती है, यानी जूल का जो तापन नियम था वहां से किसने पूछा है। इसके अलावा किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा तार के प्रतिरोध के समानुपाती H समानुपाती R, और किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती, यानी विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, और समय बढ़ेगा यानी ज्यादा समय तक करंट बहेगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक पूछा गया था इसमें ओम के नियम दर्शाना था आपको विद्युत परिपथ, तो ओम के नियम के लिए आपको ये परिपथ बनाना था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखो। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया आपको पता है भाई, लिखवा रहे कि मैंने कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वियोजित होकर, एक मिनट ये रहा, हाँ, कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जो हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड पर प्राप्त होती है, क्लोरीन जो होती है एनोड पर प्राप्त होती है। देखो साफ साफ लिखा है कंप्लीट कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है देखिए, क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण भी कैथोड पर ही होता है और ये इसकी समीकरण है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके अंदर, हाँ, तो परिभाषा हो गई, समीकरण हो गया। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या एक्चुअल में होता क्या है, बेकिंग सोडे को हम जैसे अपन जो खाने की चीजें बनाते हैं उनमें डाल देते हैं, तो जब वहां पे गर्म होगा तो उसके आपको समीकरण लिखना था। तो देखिए नोट्स के अंदर भी ये चीज इंक्लूड थी भाई, मैं आपको बताना चाहूं। देखिए ये वाला समीकरण लिखना था आपको। ये बेकिंग सोडा है, आपने किसी में भी डाला है ना, कहीं पर भी डाला और साथ में आपने कोई अम्ल डाला, जैसे आप लोग इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगी, और जो भी अम्ल डालते हैं उसका लवण बनेगा। जैसे यहाँ पे HCl है तो NaCl बन जाएगा, कोई और अम्ल लेंगे तो किसी और अम्ल का लवण बन जाएगा। इस CO2 गैस के कारण ही जो भी आप लोग खाने की चीजें बनाते हैं जैसे पूड़ी वगैरह है ना, भटूरे वगैरह हैं, वो फूल जाते हैं। तो ये वाले रिएक्शन आपको लिखनी थी भाई। चलो नेक्स्ट देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन है, अथवा वाला हो चुका है। 18 खंड देखिए, अमीबा में पोषण की विधि, अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम और क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य स्पष्ट कीजिए।
तो मैं तीनों क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई, बार बार अपन स्लाइड चेंज करेंगे, मैं इसमें देख लेता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सीधा अपन आंसर की खोलते हैं। पहला क्वेश्चन था अमीबा में पोषण विधि। तो देखिए अमीबा के अंदर साफ साफ लिखा रहा है कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है जो अपने कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्धों के द्वारा भोजन के कणों को पकड़ता है और फिर ये प्रवर्ध भोजन के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका में क्या होगा, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होगा, कुल मिलाकर भोजन का पाचन होगा। ठीक है, और जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिका द्रव में फैल जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कोशिका की सतह की ओर गति करेंगे। जैसे भोजन आया था उसी प्रोसेस से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाएंगे और शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। और इसके अंदर ये डायग्राम बनवाया था भाई, हो सकता है आपको दिखाई कम दे रहा हूँ इसमें, ओके पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो ये डायग्राम आपको बना, मतलब ये अमीबा बनाना था, केंद्र का है, खाद्य रिक्ति का है ना, ये सब कुछ बनाना था आपको। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो अग्नाशय के द्वारा पेप्सिन होता है ना। यदि मैं नोट्स के अंदर आपको बताना चाहूँ दे सकते हैं भाई। ये देखिए आमाशय से किसका पूछा है, अग्नाशय रस पूछा है। आमाशय से आया हुआ भोजन अम्लीय होता है लेकिन क्षुद्रांत में अग्नाशय एंजाइम क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। नीचे देखो यहाँ पे लिखा, देखिए अग्नाशय रस में प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन होगा और आमाशय रस में पेप्सिन होता है। तो अग्नाशय रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, साफ साफ लिखा है ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे लिखा है क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घरोमों का कार्य स्पष्ट कीजिए। दीर्घरोमों का कार्य स्पष्ट कीजिए, यानी जो क्षुद्रांत होती है उसमें अंगुली समान प्रवर्त पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो सो देखो सिंपल सा कारण है कि जो भोजन पचा है उसका अधिक से अधिक अवशोषण हो, यानी अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और ये बात मैंने यहाँ पे लिखी भी है। देखिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध यानी उभार होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोमों के कारण अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिक से अधिक पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन था ये। इसके अथवा में क्या पूछा गया था, अथवा में पूछा गया था पैरामीशियम में पोषण की विधि को बताइए। पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम पोषण आपको लिखना था कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी होता है किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। इसके सतह पर उपस्थित पक्षम जो सीलिया होते हैं वो भोजन कणों को मुख्य खांस तक लाने में सहायता करते हैं। अमीबा का कोई डायरेक्शन कोई शेप नहीं होता है फिक्स, जबकि पैरामीशियम का होता है और जहाँ से भोजन ग्रहण करता है वो होता है ओरल, है ना, मुख खांच। और मुख खांच तक भोजन कौन लेके आएंगे, सीलिया लेके आते हैं। सीलिया बाल जैसी संरचना होती है जो भोजन को पकड़ पकड़ के लेके आती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था इसमें अथवा में मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखो। तो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित जो होता है, देखो मैं आपको नोट्स में कवर कराता हूँ, इसको लिखा भी है मैंने। ये देखिए जठर ग्रंथि जो है उसमें पेप्सिन नामक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुकना, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। हाँ देखिए जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है भाई, पेप्सिन होता है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल दे रहा है, तो पेप्सिन होता है इसके अंदर। ठीक है, आगे पूछा है बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको बताना चाहूँ, ये देखो एक नोट डाल के एक बात लिखवाई थी मैंने कि विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं उनको सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मांस का जो पाचन होते हैं मांसाहारी होते हैं, मांस खाएंगे और मांस का पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। ठीक है, तो मांस का पाचन सरल होने के कारण जो मांसाहारी जो बाघ है इनकी क्षुद्रांत की लंबाई क्या होती है, कम होती है, छोटी होती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो पहले क्वेश्चन है, पहले 20 नंबर क्वेश्चन अपन सेलेक्ट कर ले, वो सोल्व कर लेते हैं, फिर 19वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, अपन इसको देख लेंगे। तो देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मिसेल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो आपको मिसेल की संरचना यानी ये वाली संरचना बनानी थी मिसेल की, ये वाली, और ये साबुन की सफाई की क्रिया विधि है कंप्लीट, और ये अपमार्जक की है, ऐसा आपको लिखना था भाई। पहले तो आपको ये मिसेल वाली डायग्राम बनाना था, ठीक है, फिर साबुन की सफाई की क्रिया विधि है ये कंप्लीट, ये आपको लिखना था।
ये देखिए यहाँ तक, और फिर ये अपमार्जक के बारे में है। अथवा में क्या बोल रहा है कि निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। यानी एक तो आपको एस्टरीकरण अभिक्रिया पूछी गई है, एथेनोइक अम्ल की एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये वाला देना था कि एथेनोइक अम्ल के ऊपर लिखा भी है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसने इजी कर दिया है। तो एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ये पूरी अभिक्रिया है, ऐसा लिखना था। सेकंड है क्षार के साथ क्रिया। जब एथेनोइक अम्ल के क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सोडियम एसीटेट बनेगा, कोई दूसरा क्षार लेंगे तो दूसरा एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 19, ठीक है भाई, एक मिनट रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखना भाई। 19 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अथवा से ऊपर वाला, कि किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी आपको दे रखा है इसमें, पहले तो कौन सा दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण, ये आपको लिखना है कि अवतल दर्पण दिया गया है, इसकी फोकस दूरी आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और 24 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी है, यू का मान आपको दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर। तो किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त, नहीं वी का मान आपसे पूछा गया है। अवतल दर्पण दे रखा है, ये सारे मान दे रखे हैं, आपको वी का मान निकालना है। सूत्र रखने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी यूज करनी है। तो आप लोग जानते हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है और यू का मान सदैव माइनस में होता है। सूत्र आएगा आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको v का मान निकालना है, 1/u का पक्षांतरण कर देंगे और जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। क्लियर, मान रखेंगे 1/v बराबर f का मान कितना है भाई, माइनस का 16, तो माइनस 1/16 माइनस 1/u, यू का मान कितना है माइनस का 24, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मैं प्लस रख दूंगा, यह जाएगा 24। 1/v एलसीएम आएगा 16 × 24 लिख देता हूं मैं, 16 कट जाएगा, 24 बचेगा, 24 से कम 24 माइनस का 24 प्लस ऐसे कैसे 24 से 24 कट जाएगा, 16 कम 16, तो आ गया 1/v बराबर माइनस का 24 प्लस का 16 कितना बचेगा माइनस का 8/16 × 24, 8 से काटेंगे 2 बार, यह आ गया। यहाँ पे देखो 1/v बराबर माइनस का 1/24 और नीचे 2 है तो 48 हो जाएगा। ये देखिए भाई यहाँ पे देखो थोड़ा दोबारा, ये माइनस का 8 दूनी 16, तो माइनस का 1/2 × 24 48, तो 1/v का मान हमारे पास 1/v का मान आ गया माइनस का 1/48, लेकिन हमें 1/v का नहीं, हमें v का मान चाहिए, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 48 सेंटीमीटर। सारे मान आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो v का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव क्यों आ रहा है, यानी जो अवतल दर्पण उसके सामने ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं इसके अंदर, देखिए सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख चित्र बनाओ। तो आपको पता है भाई, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है ना। हाँ देखिए, एक मिनट किधर गया वो, चलो मैं बना ही देता हूँ। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी भाई कि जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P है, ये F है, ये C है और ये अनंत है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस यहाँ पर रखी है, यहाँ पर वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। तो आपको पता है पहली कंडीशन वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पर, C व अनंत के बीच, C पर, F व C के बीच, F पर, P व F के बीच। 6 कंडीशन होती थी। तो पहली वस्तु, जो वस्तु अनंत पर उसका बनता है F पर, फिर F व C के बीच, फिर C पर, फिर C व अनंत के बीच, फिर अनंत पर, और लास्ट का बनता था यहाँ पे। तो 6 नंबर की जो कंडीशन है वो बनेगा अवतल दर्पण के पीछे की तरफ, आवश्य बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
तो उसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम बनाना था भाई। एक मिनट रुकना, जल्दी निकलो भाई, काफी लॉन्ग वीडियो हो चुका है। तो देखिए इसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम बनाना था, क्योंकि जब वस्तु P व F के बीच होगी ना तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ये वाला डायग्राम बनाना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अथवा में जो दे रखा आपको वो दे रखा है कि एक डॉप्टर प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है आपको इसके अंदर, आपको इसमें दे रखा है लेंस की क्षमता, यानी P का मान दे रखा है आपको 2 डायोप्टर प्लस में दे रखा है, और आपसे पूछा गया F का मान क्या है और लेंस कौन सा है। तो आप लोग जानते हो P बराबर होता है 1/F मीटर में, ठीक है। P का मान आपको दे दिया 2 डायोप्टर और 1/F मीटर में। F का मान पूछा है तो आप लोग वज्र गुणा करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 2F मीटर में, लेकिन आपको तो F का मान चाहिए तो F मीटर में 1 में 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीटर, यानी फोकस दूरी इसकी आ जाएगी 0.5 मीटर की। और ये प्लस में आ रही है, प्लस में आने का मतलब है कि जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस की प्लस होती है, अवतल लेंस की माइनस होती है। तो प्रकृति कौन सी हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी प्रकृति, तो लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा भाई, ठीक है। स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी का माना जाएगा 0.50 मीटर बोलो चाहे 0.5 मीटर बोलो, और जो प्रकृति होगी कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर क्या था कि उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए, कब, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच स्थित हो। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये आपको उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश के अंदर F1 2F1 अनंत, ये F2 2F2 अनंत। वस्तु यदि अनंत पर होगी तो बनेगा कहाँ पे, F2 पर। 2F1 से परे होगी तो बनेगा 2F2 से परे, 2F1 पर होगा, 2F1 पर होगी तो बनेगा 2F2 पर, 2F1 F1 के बीच होगी तो 2F2 व अनंत के बीच होगा, F1 पर होगी वस्तु तो अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु F1 व प्रकाश के केंद्र के बीच होगी तो उत्तल लेंस के इधर की तरफ बनेगा जिस ओर वस्तु रखी है, ठीक है। सीधा बनेगा, अवश्य बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। अब किस में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच हो, यानी 4 नंबर की कंडीशन है, और 4 नंबर की कंडीशन होने पर प्रतिबिंब बनता आपका 2F1 व अनंत के बीच में। और कैसा बनता, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना था। कौन से भाई, ये वाला, ये देखो F1 2F1 के बीच में होने पर वस्तु यहां पर बनेगा 2F2 व अनंत के बीच में, ये वाला डायग्राम आपको बनाना था। तो ये कंप्लीट आपकी आंसर की है, आप लोग आराम से सारे आंसर मिला लेना भाई, कितना आपको डाउट है, क्या क्या समस्या है वो आप लोग देख सकते हैं। हाँ भाई, तो ये आपने क्लास 10 साइंस जो आज पेपर लगा था 21 मार्च 2025 को, उसके कंप्लीट आंसर की चेक कर सकते हैं, कितना आपको स्कोर है, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भाई हमारे इतने नंबर आ सकते हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं। बाकी वीडियो को आपको अधिकतम शेयर करना है, ठीक है, सभी बच्चों तक, ताकि सभी अपना आंसर की मिला लें, अपने आंसर चेक कर लें। और अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है मैथ का, उस पर ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। इसमें कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं डज नॉट मैटर, लेकिन एक संतुष्टि के लिए कि भाई इतने नंबर हमारे बन रहे हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया गया है, आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं कितना आपने लिखा है कितना नहीं लिखा है, आप लोग जज कर सकते हैं कि इतने नंबर हमारे आ सकते हैं। बाकी फालतू की टेंशन लेनी नहीं है, जितना नंबर बन रहा है सब अच्छा है, नेक्स्ट पेपर की आपको तैयारी करना है, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक।